अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जयपुर से एक इस्लामी भाई ने एक बहुत अहम सवाल भेजा है। ये कहते हैं कि मर्द व औरत के गुस्ल करने का सही तरीक़ा क्या है, वो बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में मर्द व औरत के गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीक़ा बयान करने जा रहे हैं, और साथ ही हम आपको गुस्ल की वो गलतियाँ भी बताएंगे कि जिनकी वजह से गुस्ल होता ही नहीं है, यानी इंसान गुस्ल करने के बावजूद भी नापाक के नापाक ही रहता है। लिहाजा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब आप गुस्ल करने का इरादा करें तो सबसे पहले आप इस्तिंजा कर लें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को गट्टों तक बहुत अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद अपने पूरे बदन को देखिए, कहीं कोई निजासत, कोई गंदगी, कोई गलाज़त आपको नज़र आए तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर डालिए। उसके बाद फिर आप नमाज के जैसा वज़ू कर लीजिए। जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, उसी तरह आप नमाज के जैसा वज़ू कर लें। यहाँ पर ये मसला भी अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि गुस्ल करने से पहले जो वज़ू किया था, क्या उस वज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आपका वो वज़ू बरकरार है तो बिलाशुबा उस वज़ू से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज़ बिलाशुबा हो जाएगी। और अगर आपका वो वज़ू टूट चुका है तो फिर नमाज के लिए आपको दोबारा वज़ू करना होगा। तो बहरहाल गुस्ल करने से पहले आप नमाज के जैसा वज़ू कर लें। उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी लेकर पूरे बदन पर तेल की तरह अच्छी तरह चिपड़ लीजिए। तेल की तरह पानी चिपड़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे बदन पर खुश्की पैदा हो जाती है, बदन के बालों में खुश्की पैदा हो जाती है, और खुश्की के रहते हुए जब हम पानी बदन पर बहाते हैं तो वो पानी ऊपर से ही बह कर के निकल जाता है। पानी जिल्द तक, खाल तक नहीं पहुँचता, खाल नहीं भीगती और ना ही बदन के बालों की जड़ें भीगती हैं। तो जब आप पानी को तेल की तरह बदन पर चिपड़ लेंगे तो आपके बदन की खाल नरम हो जाएगी और खुश्की दूर हो जाएगी। फिर जब आप पानी डालेंगे तो पानी बहुत आसानी के साथ बदन के हर हिस्से पर पहुंच जाएगा। तो तेल की तरह पानी को चिपड़ लीजिए। अच्छा, इसमें यह भी याद रखें कि गुस्ल के अंदर टोटल 3 फ़र्ज़ होते हैं, 3 फ़र्ज़। इन 3 फ़र्ज़ों को अदा किए बग़ैर कोई इंसान पाक हो ही नहीं सकता अगर नापाकी का वो गुस्ल कर रहा है तो। लिहाजा इन 3 फ़र्ज़ों का अदा करना ज़रूरी है। इन 3 फ़र्ज़ों को अदा किए बग़ैर अगर आप पूरा दिन भी नलके के नीचे बैठे रहेंगे या समंदर में गोता भी लगा लेंगे तब भी आप पाक नहीं हो सकते। गुस्ल का पहला फ़र्ज़ होता है 3 मरतबा कुल्ली करना। कुल्ली करने का मतलब ये है कि मुँह के हर पुर्ज़े में, हर गोशे में, होठ से हलक की जड़ तक पानी बहुत अच्छी तरह बह जाए। बाज़ लोग कुल्ली करने का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि थोड़ा सा पानी लिया मुंह में और उगल देने को वो कुल्ली करना समझते हैं। हालांकि ये कुल्ली करने का सही तरीक़ा नहीं है, बल्कि कुल्ली करने का सही और सुन्नत तरीक़ा ये है कि कुल्ली करने के लिए आप मुंह में पानी लीजिए और पानी को बहुत अच्छी तरह मुंह के अंदर घुमाइए ताकि पानी मुंह के हर पुर्ज़े में, हर गोशे में अच्छी तरह पहुंच जाए। जैसे ज़ुबान का ऊपरी हिस्सा, ज़ुबान का निचला हिस्सा, ज़ुबान की दोनों करवटें और दाढ़ों के पीछे तक, गालों की तह में या होठ से हलक की जड़ तक पानी हर हिस्से में अच्छी तरह पहुंच जाए और मुंह का हर हिस्सा अच्छी तरह भीग जाए, तभी आपका कुल्ली वाला फ़र्ज़ अदा होगा। तो गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है 3 मरतबा अच्छी तरह कुल्ली करना। और गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। यहाँ नाक की नरम हड्डी होती है, वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है। और उसका बेहतर तरीक़ा यह है कि पानी को हथेली में लेकर आप ऊपर की जानिब सांस खींचकर पानी को नाक की नरम हड्डी तक पहुँचाइए। बहुत आसानी के साथ पानी नाक की नरम हड्डी तक चढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें यह मसला भी ज़हन नशीन रखें कि बाज़ औक़ात नाक के अंदर कोई रतूबत, गंदगी, मवाद वग़ैरह मौजूद होता है और वो खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। लिहाजा उसके रहते हुए पानी नाक की खाल तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी सूरत में उस मवाद को, उस गंदगी को दूर करना ज़रूरी है। उसके बाद पानी को नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक 3 मरतबा पानी चढ़ाना। और गुस्ल का तीसरा और लास्ट फ़र्ज़ है कि सर से लेकर पैर तक पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए। याद रखें, अगर एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी रही तो फिर आपका गुस्ल होगा ही नहीं, आप पाक होंगे ही नहीं। ये भी याद रखें कि हमारे बदन में
کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا، جیسے ناک کے سوراخوں میں پانی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا، کان کے سوراخوں میں یا بغل کے نیچے یا دونوں رانوں کے بیچ کا حصہ گدڑوں میں پانی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا، بہت اچھی طرح وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح پیٹ پر پڑی ہوئی بلٹیں یا جسم پر کہیں سمٹی ہوئی کوئی کھال ہے تو وہاں بھی بہت دھیان سے پانی پہنچائیں۔ اسی طرح عورتوں کی ڈھلکی ہوئی پستان، اس کو اٹھا کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح بدن پر جہاں بھی کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں بہت دھیان سے پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، تبھی آپ کا غسل مکمل طور پر ادا ہو پائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سے احباب، ہماری بہت سی مائیں بہنیں اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی یا چھلا یا بچھیا وغیرہ وہ پہننا پسند کرتی ہیں، اور بعض اوقات وہ اتنا ٹائٹ، اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اس کو ہلائے ڈلائے بغیر اس کے نیچے پانی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا۔ تو ایسی صورت میں اس انگوٹھی کا، چھلے کا، بچھیے کا ہلانا ڈلانا، اس کو حرکت دینا ضروری ہے اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ غسل آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری بہت سی مائیں بہنیں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش وغیرہ استعمال کرتی ہیں، لگا لیتی ہیں، اور آج کل مارکیٹ میں اس طرح کی ناخن پالش ملتی ہے کہ جو ناخن پر لگانے کے بعد ایک تہ جما دیتی ہے، ایک دوسرا لیئر بن جاتا ہے، اور اس کے رہتے ہوئے پانی ناخن کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو اگر آپ ناپاکی کا غسل کر رہی ہیں تو ناپاکی کا غسل کرتے وقت پہلے اس ناخن پالش کا چھڑانا ضروری ہے، اس کے بعد آپ پانی پہنچائیں تاکہ ناخن کے ہر حصے پر پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اسی طرح ہماری بہت سی مائیں بہنیں آٹا گوندتے وقت آٹا ان کے ناخنوں کے اندر بھر جاتا ہے، تو اگر وہ ناپاکی کا غسل کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں وہ پانی جو ہے وہ آٹے کے اندر ناخن کی کھال تک نہیں پہنچ پاتا، تو ایسی صورت میں اس آٹے کا پہلے چھڑانا ضروری ہے، اس کے بعد آپ پانی پہنچائیں۔ اسی طرح بہت سی مائیں بہنیں نہاتے وقت، غسل کرتے وقت اپنا جو ہے اپنے بال ان کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، چوٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، بال گندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دیکھیں نہاتے وقت بال کھولنا ضروری تو نہیں ہے، بس بالوں کی جڑیں بھگونا کافی ہے، بالوں کی جڑیں بھیگ جائیں بس کافی ہوگا، غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے بال کھلے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں بالوں کی جڑ سے لے کر بالوں کی نوک تک سارے بالوں کو تر کرنا، بھگونا ضروری ہے، تبھی آپ کا غسل صحیح طور پر ادا ہوگا۔ تو یہ غسل کا بہت مختصر اور آسان طریقہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چند غلطیاں ہیں غسل کی جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ ہمارے بہت سے مرد و عورتیں ان غلطیوں کو کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل ہو سکے۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔